अब आ जाओ, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके स्टार्ट हो गए। अब बेटा मैं आपको लेके चलती हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। प्लेस ऑफ सप्लाई में हम सबसे पहला सेक्शन करेंगे सेक्शन नंबर 10। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 10। इस चार्ट को 2 पेज का चार्ट है, अपने जहन में उतार लेना। अगर ये उतर गया, मैं बता रही हूँ, साथ साथ एग्जाम्पल बताती चलूंगी, इसके आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको ड्यूरिंग दिस लेक्चर या फिर जब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे होंगे, आपको लगेगा मैम आपने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स करा दिए, पर बेटा नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो है ना, वो आपका जो बेस कनेक्ट करके देंगे, जो आपकी फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे। आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो आपके एग्जाम्पल से हट के आया हो। वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल से हो जाएंगी। आपको जस्ट यहाँ पे रीडिंग लगानी है। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, रीडिंग लगाओ। इसी के नीचे मैंने बहुत ब्यूटीफुल काम कर दिया, आपके एग्जाम्पल का रेफरेंस दे दिया कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो ये वाले एग्जाम्पल को रेफर कर लेना, पर्टिकुलर टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये तो मैंने आपको बताई था। सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है? सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड 2 तरीके से, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। तो यहाँ पे 10 बात करता है डोमेस्टिक की। ठीक है जी। उसके बाद ये किसका सेक्शन है? IGST एक्ट का। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई की बात करें, अदर देन इम्पोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड, ये होने वाले नहीं है। 2 तरीके की ट्रांजैक्शन हो सकती है मैम, या तो B2B होगी, रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन होगी, या फिर B2C होगी, रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन होगी। B2B के अंदर आपका क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, इधर आ जाओ, क्लॉज D, क्लॉज E, 5 क्लॉज आपको पढ़ने हैं। B2C के अंदर आपको क्लॉज CA पढ़ना है, और ये दोनों क्लॉज जो है B2C के अंदर आपको CA वाला क्लॉज, ये वाला पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ इधर। सबसे पहले ए पार्ट, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई ऐसी हो रही है कि गुड्स की मूवमेंट हो रही हो, गुड्स उठा के यहाँ से यहाँ रखे जा रहे हो, गुड्स की मूवमेंट हो रही है। वो मूवमेंट कौन कर रहा है? सप्लायर भी कर सकता है, रिसिपिएंट भी कर सकता है, कोई अदर पर्सन भी कर सकता है। अदर पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्रांसपोर्टर। अदर पर्सन का यहाँ पे मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टर। भाई रिसिपेंट ने कह दिया, रिसिपेंट ने कह दिया कि भैया ये मेरा ट्रांसपोर्टर है, आपकी दुकान से, आपके गोडाउन से सामान उठा के ले जाएगा। सप्लायर ने कह दिया ये मेरा ट्रांसपोर्टर है, आपके गोडाउन पे पहुँचा देगा। तो गुड्स की मूवमेंट हो रही है, चाहे वो सप्लायर करे, सप्लायर भिजवाए, रिसिपेंट खुद आके लेके जाए, या बीच में ट्रांसपोर्टर को घुसा दे। तो उस केस के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या मानी जाएगी? लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट खत्म होती है। इसको गलती से भी इस चीज़ पे कंफ्यूज मत करना कि सप्लायर की लोकेशन नहीं, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होती है, गुड्स की मूवमेंट जहाँ पे खत्म होती है, वो मेरी लोकेशन मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। मैम जो सप्लायर है वो दिल्ली के अंदर बैठा है, ठीक है जी। रिसिपेंट जो है वो कहाँ पे बैठा है? वो राजस्थान में बैठा है। अब रिसिपिएंट ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ दिल्ली, मैं सामान ले जाता हूँ। कहाँ लेके गया? राजस्थान। गुड्स की मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हुई? राजस्थान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? राजस्थान। रिसिपिएंट ने कहा भैया मैं अपना ट्रांसपोर्टर भेज रहा हूँ, वो आपके गोडाउन से उठा के या राजस्थान पहुँचा देगा। गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है? राजस्थान में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? राजस्थान। समझ में आया? दिल्ली नहीं है, सप्लायर की लोकेशन नहीं है। तो अब सप्लायर की लोकेशन क्या थी? जहाँ पे सप्लायर बैठता था, जहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस था। ये देखो, सप्लायर की लोकेशन क्या है? जहाँ पे सप्लायर का प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे सप्लायर का बिजनेस है। मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है। तो मतलब दिल्ली टू राजस्थान, ये तो बन गई मेरी इंटर स्टेट सप्लाई। इतना ईजी है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोविजन कहता क्या है। समझ में आ गया? लोकेशन ऑफ गुड्स वे द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट। फटाफट से एग्जांपल 1 और 2 कर लेते हैं, हमें आ जाएगी 100% क्लैरिटी। परफेक्ट है। चलो, शर्मा प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के अंदर है, 40 यूनिट कुछ पर्टिकुलर गुड्स होगा, उसकी बेच दी किसको? मनीष लिमिटेड को, जो कि बेंगलुरु में है। एक दिल्ली में है, एक बेंगलुरु में है। जब गुड्स आर डिलीवर्ड इन बेंगलुरु थ्रू ट्रांसपोर्ट, जो कि शर्मा प्राइवेट लिमिटेड ने अरेंज किया था, सप्लायर ने अरेंज किया। भाई सप्लायर करे, रिसिपिएंट करे, ट्रांसपोर्टर खुद उठा के ले जाए, मुझे दिक्कत ही नहीं है। गुड्स की मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रही है, मुझे तो ये मतलब है। तो हेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी एट बेंगलुरु, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट खत्म हुई बेंगलुरु। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलुरु, लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली। सप्लाई कौन सी बच जाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई, जिसपे IGST लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये इस पूरे चैप्टर का मास्टरमाइंड चीज़ है। लोकेशन सप्लायर मैम ऑल डन। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर ही हम घूमते रहेंगे, क्या बनेगी? डन है, समझ में आ गया। बेशक वो खुद आके लेता था। ये जो मनीष लिमिटेड है, इसके दिल्ली वाले गोडाउन पे आता, दिल्ली की वाली बिजनेस शॉप पे आता, कहता मैं लेके जा रहा हूँ। अरे भैया आप लेके जा रहे हो कोई बात नहीं, आप लेके कहाँ पे जा रहे हो? कर्नाटका। इधर आओ। मुस्कान लिमिटेड
रजिस्टर्ड डीलर है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में, परफेक्ट है मैम, मुंबई महाराष्ट्र में मेरा सप्लायर है। सप्लाई कर रहा है 40 वॉशिंग मशीन्स टू वीवा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि जयपुर के अंदर है। सप्लायर मुंबई का है, रिसिपिएंट जयपुर का है। वीवा इलेक्ट्रॉनिक्स हैज टेकन द वॉशिंग मशीन फ्रॉम सप्लायर एक्स फैक्ट्री एट मुंबई, वहां से उसने उठा लिया। द ट्रांसपोर्ट इज अरेंज बाय द बायर, बायर ने ट्रांसपोर्ट अरेंज कर लिया। सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड हो रही है, चाहे बेशक रिसिपेंट के थ्रू ही हो रही है, पर एंड कहाँ पे होगी, टर्मिनेट कहाँ पे होगी, जयपुर में होगी। जयपुर इज द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन विल टर्मिनेट फॉर द फाइनल डिलीवरी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर, लोकेशन सप्लाई मुंबई, नेचर सप्लाई इंटरस्टेट, लाइबल फॉर IGST। परफेक्ट है, दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका ये कंसेप्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, मूवमेंट ऑफ गुड्स जहाँ पे डिलीवरी एंड हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, सेकंड आ जाओ, बिल टू शिप टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को समझ में नहीं आता, ध्यान से सुनना। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, अगर किसी तीसरे पर्सन के कहने पे, तीसरा पर्सन क्या है यहाँ पे मैं समझाती हूँ। आप ये कहते हो, इधर आ जाओ इस एग्जाम्पल में, ये मेरा मैन्युफैक्चरर है जो कि दिल्ली के अंदर है। अब एक डीलर जो है महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, उसने इस मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया कि भैया आप एक काम करो, आप दिल्ली के अंदर मेरी एक पार्टी है, ठीक है जी, ऑर्डर ट्रांसफर टू दिल्ली, मतलब बेसिकली डीलर ने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर किया दिल्ली के अंदर कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ लैपटॉप्स का, आपको 50 लैपटॉप का मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। उसने कहा वेरी गुड जी, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। उसने कहा मेरे को मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहाँ मेरे को भेजोगे, मेरे को राजस्थान पहुँचानी है, अपनी इस पार्टी को बेचनी है, तो आप इसको शिप कर देना, बिल मेरे नाम पे करना, शिप इसको करना। तो अगर सप्लायर ने, हियर मैन्युफैक्चरर इज द सप्लायर, इसने किसी थर्ड पर्सन के कहने पे कहीं और अपने गुड्स को पहुंचा दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, दैट इज द महाराष्ट्र। ये गलत फहमी में मत आ जाना कि मैम गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी तो राजस्थान में हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान, बिकॉज वेयर द डिलीवरी ऑफ गुड्स टर्मिनेट। हम 10 क्लॉज ए के हिसाब से यही कह रहे हैं, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो जहाँ पे मूवमेंट एंड होगी वो वाली स्टेट मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई काउंट होगी। पर अगर बेटा आपका मॉडल जो है वो बिल टू शिप टू मॉडल हो गया कि किसी थर्ड पर्सन के कहने पे आपने कहीं और सामान को शिप कर दिया, उस केस के अंदर जो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो वही होगी जिसने आपको ऑर्डर दिया था, वो जहाँ पे रहता है। सो फॉर द मैन्युफैक्चरर अंडर सेक्शन 10(1)(b, place of supply will be Maharashtra and location of supplier obviously will be Delhi. But for the dealer, here the second transaction has been executed. डीलर और FMC के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई है, FMC ने इसको ऑर्डर दिया और इसने इसको सामान पहुंचवा दिया डायरेक्टली ही। अब ऐसा करते क्यों है, बच्चों के मन में सवाल ये आएगा मैम ऐसा क्यों करते हैं, भैया तेरा ऑर्डर था तो पहले यहाँ जाना चाहिए फिर यहाँ जाना चाहिए। अरे भैया एक बात बताओ, महाराष्ट्र पहले आता है राजस्थान पहले आता है, अगर मैं दिल्ली से जाती हूँ तो अब ऐसा रूट बनाएंगे कि दिल्ली से पहले महाराष्ट्र जाएगा, महाराष्ट्र से वापस जाकर राजस्थान जाएगा। अरे भाई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्यों बढ़ाना है इतना, जब डायरेक्टली सामान जा सकता है, तो सीधी सी बात है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर द डीलर के लिए 10(1)(a लगेगा कि जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट होगी वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, दैट इज द राजस्थान, और लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी महाराष्ट्र, जहाँ पे डीलर बैठा हुआ है। पढ़ो इसको, बिल टू शिप टू मॉडल, बिल किसी को करोगे, शिप किसी को करोगे। बिल किसको करोगे, जिसने ऑर्डर दिया। शिप किसको करोगे, जिसकी डायरेक्शन पे ऑर्डर जहाँ पे जा रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, हियर थर्ड पर्सन इज द पर्सन जिसने कहा कि भैया मेरे कहने पे मेरी बात सुन, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मुझे सामान मत भेज, इसको भेज दे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो जहाँ पे थर्ड पर्सन जो डीलर था हमारे केस में, दैट इज द डीलर, द एजेंट, जिसकी डायरेक्शन में गुड सप्लाई हो रही है, तो वो जहाँ पे बैठा है वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको नक्शल बताऊँ तो 2 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। कौन सी 2 ट्रांजैक्शन, एक तो डीलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कहा कि भैया मेरे को लैपटॉप का ऑर्डर देना है, मैन्युफैक्चरर ने कहा आओ जी पहुँचाता हूँ। उसने कहा मेरे को मत पहुँचा, डायरेक्टली यहाँ दे दे जिस पार्टी को मुझे देना है। उसने कहा कोई बात नहीं, बिल मैन्युफैक्चरर डीलर को करेगा, शिप किसको करेगा, FMC को। फॉर इज दिस ट्रांजैक्शन लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा, दिल्ली, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर सप्लायर बैठा हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लायर बेटा गलती से भी राजस्थान मत लेना, इट विल बी महाराष्ट्र।
इस चीज़ का ध्यान में रखना। अब दूसरी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो डीलर और एफएमसी के बीच में हुई है। एफएमसी ने कहा भैया मेरे को लैपटॉप चाहिए, डीलर ने कहा भी पहुँचाता हूँ। तो देखो इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपका सेक्शन 10(1)(a) लगेगा। उसने कहा, उसने बचा दिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान और लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी महाराष्ट्र इस ट्रांजैक्शन के लिए। ये दो ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट होती है। फटाफट से आ जाए एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5। बिल टू शिप टू आपका हो जाएगा क्लियर। पढ़ो इसको। A of Maharashtra supplied goods to B of Delhi. When the goods started moving, B instruct the supplier, that is Mr. A, to deliver the goods to C at Ahmedabad. जब गुड्स जा रहे थे तो उसने कहा भाई, बी ने कहा ए रुक जा, ये गुड्स जो है डायरेक्टली अहमदाबाद में पहुंचा दे, दिल्ली क्यों भिजवा रहा है, ठीक है मेरी पार्टी अहमदाबाद में ही है, वहीं पहुंचवा दे। तो नाउ जो सप्लाई हो रही है इस सेक्शन में क्या होगा ये बताओ। बिल टू बी होगा, शिप टू सी होगा। ए क्या है, सप्लायर। इस ट्रांजैक्शन के लिए जो ए और बी के बीच में हुई है, लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई, इवन दो सप्लाई हो रही है अहमदाबाद में, पर फॉर दिस ट्रांजैक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। समझ में आया? इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट ने हर डिफरेंट ट्रांजैक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग बताई है, आपको सारी अलग अलग याद रखनी है इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट आंसर। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो हो रही है बी और सी के बीच में, इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ऑब्वियसली वो अहमदाबाद है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली। याद रख लोगे, रख लेंगे। एग्जांपल नंबर 4, मिस्टर विमल एक सप्लायर है, ये मैं इसी से समझा देती हूँ। मिस्टर विमल, ठीक है, एक क्या है बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन है। मिस्टर विमल अ सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन इन पंजाब, पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। आज मिस्टर सुमित ऑफ आगरा, मिस्टर सुमित जो आगरा के अंदर है, यूपी के अंदर, उससे कहा कि भैया 25 फैब्रिक निटिंग मशीन्स भिजवा दे, ठीक है। मेरे एक बायर जो कि मिस्टर निकुंज अलवर राजस्थान में, उसको मिस्टर विमल ने सुमित को कहा कि मेरा एक बायर है निकुंज राजस्थान के अंदर, इसको सामान पहुंचा दे, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल आपके बिल टू शिप टू मॉडल का। यहाँ पे 3 पार्टी है, एक तो सप्लायर सुमित, दूसरा रिसिपेंट कौन है, निकुंज, और तीसरी जो थर्ड पार्टी जिसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर सप्लायर ने सामान जो है वो निकुंज को पहुंचाया है। इस केस में 2 सप्लाईज हो रही है, एक तो विमल और निकुंज के बीच में और दूसरी सुमित और विमल के बीच में। अब आपको पता ही है इस ट्रांजैक्शन के लिए द लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। इस ट्रांजैक्शन के लिए द लोकेशन ऑफ सप्लायर जो होगी विल बी पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान। याद रखने का तरीका, ऐसी ट्रांजैक्शन जारी है तो ये और ये उठा लो, ऐसी ट्रांजैक्शन जारी है तो पहले ये और ये उठा लो। डन है? जिस बच्चे को सोचना है कि मुझे रट्टा मारना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो भैया ऐसे ट्रांजैक्शन है, ये ऐसे ट्रांजैक्शन है, ये और ये, परफेक्ट है, याद हो जाएगा। पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 5। ये देखो मैंने इनको बताई दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई लुधियाना, लोकेशन सप्लाई आगरा, पंजाब यूपी, नीचे सप्लाई IGST लगेगा। एग्जाम्पल 5, रीतु लिमिटेड नोएडा के अंदर है, जो कि इंस्ट्रक्ट कर रही है, रीतु ने ऑर्डर इंस्ट्रक्ट किया कमल को, कमल लिमिटेड जो कि आगरा यूपी के अंदर है, कि भैया कुछ जो गुड्स है वो वरद को पहुंचा देना जयपुर के अंदर। अकॉर्डिंगली कमल ने वो जो गुड्स है वरद को पहुंचा दिया रीतु के कहने के ऊपर। अब कमल लिमिटेड सप्लायर है, जो मेरा वरद है वो मेरा रिसिपिएंट है, और रीतु जो है वो थर्ड पार्टी जिसके इंस्ट्रक्शन में काम हुआ है, ठीक है। बिल टू किसको होगा, रीतु को, शिप टू किसको होगा, वरद को। इस केस के अंदर मुझे बताना, इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मैम प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी, लोकेशन ऑफ सप्लाई यूपी, तो क्या लगेगा, CS ऑब्वियसली, CGST SGST, ठीक है। बहुत ईजी कर लोगे। और नहीं याद होता तो मैंने आपको बता दिया, पहले ऐसे डब्बा है जो ये पहली ट्रांजैक्शन है, तो ये और ये लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई। जो दूसरी ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में, दिस विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, दिस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। डन है? यहाँ आ जाओ 3 पार्ट पे। गुड्स की मूवमेंट, बिल टू शिप टू, गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही। एज इन वेयर एज बेसिस, जहाँ पे गुड है वहीं की वहीं पे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पर वो गुड्स जहाँ पे पड़े हुए हैं वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, बिकॉज वो गुड्स जो है उसकी मूवमेंट नहीं हो सकती, गुड्स उठा के वहाँ नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड OTC का मतलब क्या होता है, ओवर द काउंटर, टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड ट्रांसपोर्टेड बाय बायर टू हिज स्टेट। एक गुड्स जो थे वो ओवर द काउंटर बेच दिए गए, वो रजिस्टर्ड पर्सन ने उठा के अपने स्टेट पे ट्रांसपोर्ट कर लिए, तो उस केस के अंदर एज इन वेयर एज बेसिस जहाँ पे वो गुड्स बिके वहीं के वहीं मान लिया जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई है। इसका एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, ठीक है। पढ़ो इसको। X टू का बिल्डिंग ऑन रेंट, रेंट पे बिल्डिंग ली। ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा उन गुड्स की बात होगी जिसकी मूवमेंट नहीं हो सकती है। अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि गुड्स की मूवमेंट हो सकती है, ऐसा नहीं होगा, ऐसे गुड्स जिनकी मूवमेंट नहीं हो रही।
एक्स टू का बिल्डिंग ऑन रेंट, बिल्डिंग ली रेंट पे, ऑब्वियसली मैम इमूवेबल है, फ्रॉम वाई, वाई से ली। ही बॉट टिल्डा मशीनरी ऑन द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है जी। आफ्टर 3 ईयर उसने बिल्डिंग तो खाली कर दी, पर एग्री किया लैंडलॉर्ड के साथ कि वो मशीनरी ना वहीं छोड़ के जा रहा है विदाउट डिसमेंटलिंग, तोड़ फोड़ नहीं रहा उसको, डिसमेंटल नहीं कर रहा, वहीं छोड़ के जा रहा है। तो जो मशीनरी की सप्लाई है जो एक टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को दे रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड, आपको पता है इस पर ट्रांजैक्शन है, जीएसटी लगेगा। पर मशीनरी जिस तरीके से फिक्स्ड है, इवन दो मशीनरी फिक्स्ड है, तो इस केस के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, जहाँ पे मशीनरी फिक्स है, और मशीनरी फिक्स कहाँ पे, जिस लोकेशन पे फिक्स है, वो जिस भी लोकेशन में मशीनरी फिक्स है उस लोकेशन पे मान लिया जाएगा कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। द सप्लाई ऑफ मशीनरी बाय टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स की मूवमेंट हुई नहीं, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो मानी जाएगी जहाँ पे मशीनरी फिक्स कर दी गई है। एग्जाम्पल 7, HB लीजिंग लिमिटेड मदुरई के अंदर तमिलनाडु में है। इसने लीज करी है मशीन जिसकी कॉस्टिंग 28 लाख रुपए है टू मिस्टर प्रतीक। ये लीजिंग कंपनी है, इसने मशीन लीज पर दे दी किसको, प्रतीक को, जो कि राजस्थान के अंदर है, ताकि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करे, और मंथली उसका रेंट चार्ज कर रहा है 40,000 रुपये। 2 साल के बाद प्रतीक ने उसको रिक्वेस्ट किया कि भैया एक काम करिए, मशीन ना मेरे को बेच दे, हर महीने का रेंट नहीं चुकाऊंगा, वन टाइम पेमेंट ले और गायब हो, 10 लाख रुपये मैं तेरे को दूंगा, जिसके लिए लीजिंग कंपनी ने ओके कर दिया। अब इस केस के अंदर गुड्स की कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, गुड्स जो थे वहीं की वहीं रहे, एंड द सेम विल बी सोल्ड, वो बिक गए, एज इन वेयर एज बेसिस, जहाँ पे है वहीं पे ही बिक गए। देयरफॉर जो लोकेशन होगी मशीन की एट द टाइम ऑफ सच सेल, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या मानी जाएगी, अलवर राजस्थान, अलवर राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, मदुरई तमिलनाडु, इंटरस्टेट है, IGST लग जाएगा, परफेक्ट। एग्जाम्पल 8, स्वामी लिमिटेड मैसूर के अंदर है, एक ओपन कर रहा है न्यू ब्रांच ऑफिस एट पुणे महाराष्ट्र। इसने बिल्डिंग परचेज करी है फॉर ऑफिस फ्रॉम शाहब्रोस, एक बिल्डिंग परचेज करी है पुणे के शाहब्रोस से, अलॉन्ग विद द प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर एंड कंप्यूटर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पे ना आपका एक कंसेप्ट टेस्ट होगा सप्लाई का। सप्लाई का कंसेप्ट में आपको एक चीज़ आई थी कि अगर लैंड और बिल्डिंग की सेल हो रही है तो इस ट्रांजेक्शन को हम शेड्यूल 3 में लेके जाते हैं, याद आ रहा है, और इसको हम GST नहीं लगाते हैं। अब बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग पे GST नहीं आएगा बिकॉज वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगी। अच्छा इसके अंदर एक कैच था, कैच क्या था कि पूरा का पूरा फुल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन शैल बी रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम मान के चलेंगे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही पूरा पैसा मिल रहा है। पर इस बिल्डिंग के अंदर क्या था कि एक फर्नीचर और कंप्यूटर प्री इंस्टॉल थे, पहले से ही इंस्टॉल थे। अरे भाई हमने कहा था सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग GST के अम्बिट से बाहर है, उस पर शेड्यूल 3 लग रहा है, पर फर्नीचर कंप्यूटर पर थोड़ी लगेगा। तो दो देयर विल बी नो GST लाइबिलिटी, देखो उन्होंने यही बात कह दी ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग, चीज़ें इंटरकनेक्ट करना, ठीक है, बट ऑफिस और फर्नीचर के ऊपर GST लगेगा। अब इनकी मूवमेंट तो हो नहीं रही, मूवमेंट नहीं हो रही ना ऑफिस फर्नीचर की ना कंप्यूटर की, तो इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, जहाँ पे वो गुड्स रखे हुए हैं, द लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे है, पुणे के अंदर, तो पुणे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है जी, अब पुणे वालों से ही खरीदा और पुणे के अंदर ही है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या लगेगा, C और S। समझ में आ रही है चीज़ें आपको। तो देखो अभी तक मैंने आपको 3 क्लॉज बताए हैं, ABC, जहाँ पे मूवमेंट हो रही है तो मूवमेंट जहाँ पे टर्मिनेट होगी, बिल टू शिप टू है तो ऐसे ऐसे याद रख लेना ट्रांजेक्शन को, ठीक है। 2 तरीके की ट्रांजेक्शन है, जो पार्टी इन्वॉल्व है वही लोकेशन सप्लाई वही प्लेस सप्लाई होगी, और अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रही तो गुड्स जहाँ पे पड़े हुए हैं एज इन वेयर एज बेसिस वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इधर आ जाओ, फॉलोइंग प्लेस ऑफ सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ B2C मेरे को मतलब ही नहीं है, ट्रांजैक्शन B2B है, ट्रांजैक्शन B2C है, मैं बता रहा हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई यही रहने वाली है इन केसेस के अंदर। D पार्ट क्या है, वेयर द गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, एक साइट है, कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्री है, गुड्स वहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस जहाँ पे वो इंस्टॉलेशन असेंबलिंग हुई है, प्लेस जहाँ पे वहाँ पे वो इंस्टॉलेशन असेंबलिंग हुई है वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9-10 करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बताना, ये चीज़ अच्छी लग रही है कि मैम मैंने कंसेप्ट पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ा, सो दैट मेरी कंसेप्ट पे ग्रिप बन गई, मेरा कंसेप्ट की फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो गई। अब कल को जब मुझे रिवाइज करना है तो मैं फटाफट से वो पढ़ूंगा अपना चार्ट और मैं फटाफट से एग्जाम्पल पे आ जाऊँगा, ठीक है जी। चलो आ जाओ 9th पे, मैंने क्या बताया, जहाँ पे अगर कोई मशीन मतलब जहाँ पे किसी भी चीज़ का क्या हो रहा है, गुड्स का बताना मुझको, वो अगर आप असेंबल कर रहे हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो जिस जगह पे कर रहे हो, जिस साइट पे कर रहे हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। A परचेज करा मशीनरी B से, वे बोथ A एंड B आर इन दिल्ली, दोनों दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, जो मशीनरी हाउएवर नीड टू बी इंस्टॉल्ड इन फरीदाबाद, अरे मेरे को दिक्कत ही नहीं है, सप्लायर दिल्ली के अंदर है, रेसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड पर्सन वो भी दिल्ली के अंदर है, पर मशीनरी इंस्टॉल तो फरीदाबाद में हो रही है ना, तो फरीदाबाद विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हरियाणा लग गया, IGST लगेगा, ईजी। इंस्टॉलेशन पे फोकस करना है इस वर्ड पे। एग्जाम्पल 10,
रुचि सोया लिमिटेड मेरठ यूपी के अंदर है, इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया भेल। भेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कि भैया मुझे हैवी मोटर मशीनरी चाहिए, इसको मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर असेंबल करूंगी, जो कि मेरी फैक्ट्री मनाली के अंदर है। भाई मैं बेशक यूपी के अंदर हूँ, मेरी फैक्ट्री कहाँ लगी? मनाली में। मनाली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो जहाँ पे वो असेंबल हुए, जहाँ पे वो इंस्टॉल हुआ, वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। मनाली हिमाचल प्रदेश, लोकेशन सप्लायर भी वही है, तो उधर CGST SGST लगेगा। ठीक है जी, इधर आ जाओ आप ई पार्ट पे। गुड्स आर सप्लाइड, मैं मार्क करा दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिससे वो चीज़ें होंगी। असेंबल या इंस्टॉल दिख जाए तो जिस जगह पे असेंबल हो रहा है, जिस जगह पे इंस्टॉल हो रहा है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रही तो मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होते, जिस जगह पे गुड्स पड़े हुए हैं ना, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर मेरा बिल टू शिप टू मॉडल है, तो जो थर्ड पार्टी है, जिसके कहने पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे मैंने सामान कहीं और पहुंचाया, मेरे को मतलब नहीं है, मैं मान के चलूंगी मुझे तेरे इंस्ट्रक्शन जहाँ पे तू पहुंचा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। जहाँ पे वो थर्ड पार्टी बैठा है, डीलर बैठा है, मैं उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानूंगी। गुड्स की जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट होगी, वो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इधर आ जाओ ई क्लॉज के ऊपर। ई क्लॉज का कह रहा है गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, ये बहुत अच्छा है। गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, समझाती हूँ क्या है। अब देखो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि मान लो आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, मान लो मैंने एक टिकट बनाई दिल्ली टू कोलकाता की, ठीक है, अब बीच में क्या क्या पड़ा, यूपी आया, बिहार आया और फिर कोलकाता आया, परफेक्ट है। अब क्या हुआ सीन कि मेरे को ना भूख लग गई रास्ते में, तो मैं जब यूपी में थी ना, तो मैंने कहा कि मैम मुझे भूख लग रही है, आप मुझे जो भी आपका फूड आइटम है वो दे दो, तो उसने मेरे पे GST चार्ज करके दिया। अब वो कंफ्यूज है कि मैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानूँ, मैं यूपी मानूं। और जैसे ही मैंने खाने का खोला, जब मैंने खाना स्टार्ट किया, तब बिहार लग गया था, समझ रहे हो? तो वो कंफ्यूज है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानूं। अगर अब देखो हवा में चेक थोड़ी करेगी कि अच्छा अच्छा अब तो यूपी का बॉर्डर आ गया, अब तो बिहार का बॉर्डर आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या मानूं। मैम को मैंने जब दिया था, जब मैंने मैम को वो कप नूडल्स दिए थे, तब मैंने यूपी में दिए थे, जब तक मैं गर्म पानी लेकर आई तब तक बिहार लग गया, मैं क्या दूँ। या फिर मैं रेलवे में चढ़ी, रेलवे में आपको पता है जब आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हो, रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारे लोग अपना कुछ कुछ सामान बेचने आते हैं, तो अब क्या वो यही देखते रहते हैं, अच्छा अगर मतलब दिल्ली से लेकर मुंबई तक की ट्रेन है, तो अब चलो गुजरात आ गया, अब राजस्थान आ गया, अब कुछ आ गया, अब कुछ आ गया, तो उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। ऐसा नहीं होता। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल सा एक रूल क्या बनाया, जिस जगह से ऑन बोर्डिंग के टाइम पे जिस जगह से वो सामान चढ़ा है ना, चाहे वो एयर में चढ़ा, चाहे वो वेसल में चढ़ा, चाहे वो ट्रेन में चढ़ा, चाहे वो मोटर व्हीकल बस वगैरह में चढ़ा, जिस जगह से वो चढ़ा है सामान, ऑन बोर्ड हुआ है, उसी जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। अगर वो फ्लाइट दिल्ली से उड़ी, दिल्ली विल प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो ट्रेन दिल्ली से चली, दिल्ली विल प्लेस ऑफ सप्लाई। चाहे वो कहीं भी जाए, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स एट विच दे आर टेकन ऑन बोर्ड। मैंने पूरी जर्नी में कहीं भी कंज्यूम किए, कहीं भी बाय किए, मुझे मतलब ही नहीं, अगर वो सामान चढ़ा दिल्ली से है, तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, एग्जाम्पल 11 और 12 करते हैं, फटाफट से आ जाओ। मिस्टर जेड बोर्डेड द ट्रेन न्यू दिल्ली फॉर इट्स डेस्टिनेशन टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाएगी। ही कैरीज सम गुड्स विद हिम अलॉन्ग फॉर द पर्पस ऑफ सेल ड्यूरिंग द जर्नी। मैंने कहा कि भैया सामान ले लेती हूँ, रास्ते में जो मिलेगा उसको बेचते हुए चलेंगे मस्त। व्हेन द ट्रेन रीचेस सूरत, तो उसने अपने कुछ गुड्स को बेच दिया। इस केस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी उन गुड्स की, वो होगी न्यू दिल्ली, जहाँ से वो गुड्स ऑन बोर्ड हुए हैं। एग्जाम्पल 12, मिस दीपा जो कि दिल्ली की है, उसने दिल्ली टू मुंबई की ट्रेन पकड़ी। ड्यूरिंग दिस जर्नी उसने काफ़ी सारे गुड्स को बेचा वडोदरा के अंदर। ठीक है जी, अब ये जो गुड्स थे वो लेके चढ़ी थी दिल्ली से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन जहाँ से वो गुड्स वो लेके चढ़ी है, दैट इज द दिल्ली, नॉट द वडोदरा, एंड हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान के चलेंगे दिल्ली। परफेक्ट है, इजी है। चलो यहाँ पे आपका B2B वाला ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब आ जाओ चार्ट के इस फेस पे, B2C ट्रांजेक्शन, रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो CA के अंदर होगी। वो कह रहे हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन A to C, यहाँ पे कुछ भी लिखा है मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस। अगर कोई भी सप्लाई हो रही है जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी जा रही है, व्हेन द सप्लाई इज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो दो चीज़ें हैं, या तो उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का मुझे एड्रेस पता हो, घर घराना पता हो कि कहाँ पे रहता है, इफ द एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन डिटेल एड्रेस और ओनली स्टेट जहाँ पे वो रहता है, अगर रिकॉर्डेड है उस इनवॉइस के ऊपर, जो इनवॉइस उसको इशू हुआ उस पर उसकी जगह रिकॉर्डेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहाँ से अनरजिस्टर्ड पर्सन वो है। पर अगर मुझे उसका एड्रेस नहीं पता तो क्या करोगे, नहीं पता तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वही मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखो वेरी वेरी इजी है, इसका तो कुछ भी नहीं है। अनरजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन पता है, घर घराना पता है, स्टेट पता है, तो वो उसकी लोकेशन ही क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। नहीं पता तो क्या कर लोगे,
नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ओवर द काउंटर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय बायर टू हिज स्टेट। अब देखो इस केस सिनेरियो के अंदर क्या है कि मान लो मेरी चांदनी चौक के अंदर एक शॉप से, चांदनी चौक की एक शॉप से, जो मैं आपको एग्जांपल बता रही थी, चांदनी चौक की एक शॉप से लहंगे खरीदे। अब लहंगे खरीदे, बिल के ऊपर लिखा गया कि ये जो लहंगे हैं ये भैया जो बायर है वो कोलकाता का है, वहाँ लेके जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कोलकाता, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी दिल्ली, IGST लग जाएगा। पर खरीदते टाइम भैया एड्रेस पूछा ही नहीं, बिल के ऊपर एड्रेस डला ही नहीं, तो मैं क्या मानूंगी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, दिल्ली ही मान लूंगी, बेशक वो लहंगे कोलकाता जाए, तमिलनाडु जाए या पूरा इंडिया भ्रमण करके क्यों ना आ जाए, कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कहीं भी कंज्यूम हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का आपको एड्रेस नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि वो पर्सन है कहाँ पे, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। अब एक क्लैरिफिकेशन दी है CBIC ने क्लैरिफिकेशन क्या दी है कि फॉर द गुड्स विच आर सप्लाइड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अब वैलेंटाइन वीक्स आते हैं तो क्या करते हैं, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या करते हैं मैम, ऑर्डर्स बुक करते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, ठीक है जी। अब उन्होंने किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ऑर्डर बुक किए, यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर है और इसने ऑर्डर बुक किया, तो मैम उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ मानेंगे जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की जगह है, बिकॉज गर्लफ्रेंड इज ऑलवेज राइट, वो जैसा कहेगी वैसा होगा, तो जिस जगह पे उसकी डिलीवरी हुई है, जिस जगह पे गर्लफ्रेंड है, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो देखो, फॉर गुड सप्लाइड थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, गर्लफ्रेंड अनरजिस्टर्ड है, वेरी गुड। इफ बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिलीवरी, भैया ऑर्डर इसने किया, सामान यहाँ पहुँच रहा है, बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिलीवरी एड्रेस, बिल इसके नाम पर चढ़ा, डिलीवरी यहाँ हुई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जहाँ पे गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, जो इनवॉइस पे रिकॉर्ड हुई है, दैट मीन्स द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी गुजरात। बॉयफ्रेंड महाराष्ट्र के अंदर है, गर्लफ्रेंड चिक चिक करती है कि भैया वैलेंटाइन वीक है, मेरे को कुछ नहीं दिया, उसने ऑर्डर कर दिया ECO से, ये केस लगता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। अब बेशक जो मेरा सप्लायर है वो महाराष्ट्र का है, बॉयफ्रेंड महाराष्ट्र का है, पर इस ट्रांजेक्शन को मैं इंटर स्टेट मानूंगी, इस पे IGST लग जाएगा, बिकॉज गर्लफ्रेंड इज ऑलवेज राइट, जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी होगी वो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। डन है, बताओ क्या ये चीज़ डन है, वेरी वेरी इजी है, इसमें मुश्किल नहीं है, अगर सीक्वेंस में करोगे, अच्छे तरीके से करोगे एग्जाम्पल के साथ, तो वेरी वेरी इजी है। एक एक चीज़ याद रखना, मूवमेंट है, मूवमेंट जहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, बिल टू शिफ्ट हुआ है, जो तो थर्ड पार्टी का, जहाँ पे थर्ड पार्टी बैठा हुआ है ना, जिसके इंस्ट्रक्शन पे सारा कांड हुआ है, उसकी वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। मूवमेंट नहीं है, एज एंड व्हेन गुड्स जहाँ पे धरे हुए हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अच्छा, सप्लाई हो रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, एड्रेस पता है, उसका एड्रेस उठा लो, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। एड्रेस नहीं पता तो नहीं पता, तो लोकेशन सप्लायर को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो, कुछ तो भरना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर ECO के थ्रू हो रही है, गर्लफ्रेंड को सामान पहुंच रहा है, तो जहाँ पे डिलीवरी हो रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर गुड्स को आप असेंबल कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, बेशक आपकी फैक्ट्री कहीं और है, बेशक आपकी ऑफिस कहीं और है, जहाँ मर्जी हो, जहाँ पे गुड्स असेंबल इंस्टॉल हुए वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर गुड्स लेकर चले किसी जर्नी के ऊपर, चाहे वो एयरक्राफ्ट है, वेसल है, ट्रेन है, मोटर व्हीकल है, पर जहाँ से गुड्स चढ़े वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, बेशक ड्यूरिंग द जर्नी किसी भी एरिया में क्यों ना बेचे हो, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये 10-15 सेकंड का, इसको प्लीज़ अपने फ़ोन में ना रिकॉर्ड कर लेना, बिकॉज वेन एवर यू हैव टू रिवाइज ना, तो ये 15 सेकंड की रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम आएगी, ठीक है। तो पीछे जाके प्लीज़ इस 15 सेकंड को रिकॉर्ड कर लेना, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में एक बार में क्लियर हो जाएगा। चलो, अब मैं आपको बताती हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स जो कि इंपोर्ट हो रहे हैं, मतलब सेक्शन नंबर 11 पे आ जाओ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेरी वेरी इजी बताती हूँ। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इसको मैं कहती हूँ, 2 ट्रांजेक्शन होती है, डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर पे चलते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ गुड्स का, तो आपको पता ही है मैम, जब भी गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट तो है, पर इस पे IGST नहीं लगता, बिकॉज दिस कंसेप्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। क्यों IGST इसलिए नहीं लगता, बिकॉज एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड, गवर्नमेंट प्रमोट करती है भैया इंडिया का सामान बाहर बेचो, फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो ला के दो, तो इसलिए कोई GST उस पर पेबल नहीं होगा। व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, देन प्लेस ऑफ सप्लाई सच गुड्स विल बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, जहाँ इंडिया के बाहर वो गुड्स जा रहे हैं, रिसिपेंट जहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ पे गुड्स जा रहे हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, दैट इज द प्लेस वेयर द गुड्स हैज बीन एक्सपोर्टेड। सच गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई कोई GST पेबल नहीं होगा, और इसको मैं जीरो रेटेड डिक्लेयर करती हूँ। इंपोर्ट पे आ जाओ, भैया इंपोर्ट करोगे, इंडिया का पैसा बाहर फेंकोगे, भैया दिक्कत है हमें तो। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट के लिए खतरा बनाओगे, ऐसा नहीं करने देंगे। हम क्या लगाएंगे आपके ऊपर ड्यूटीज, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, IGST सब लगेगा। तो इफ द गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, जहाँ पे जो रिसिपेंट है, जो इन गुड्स को बुला रहा है,
इट इज़ ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट तो होगी ही, एंड इट अट्रैक्ट्स IGST अलॉन्ग विद कस्टम ड्यूटीज़। तो अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ ऑनलाइन मनी गेमिंग का, जो कि एक स्पेसिफिक एक्शनेबल क्लेम है, IGST एप्लीकेबल होगा। तो एक्सपोर्ट के केस के अंदर इंटरस्टेट है, लोकेशन जो होगी रिसिपिएंट की वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, और कोई GST लाइबल, कोई GST नहीं लगेगा क्योंकि वो जीरो रेटेड है। इंपोर्ट कर रहे हो, कस्टम लगेगा, GST लगेगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जहाँ पे वो रिसीव कर रहा है। वेरी वेरी इजी, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास के अंदर हमने एक बेसिक चीज़ देखी, हमने लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, इंट्रोडक्शन देखा, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्लियर किया, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर दो सेक्शन किए, सेक्शन 10, सेक्शन 11, मेरे दो सेक्शन रह गए, सेक्शन 12 और 13, और एक बहुत छोटा सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 14, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक रिवाइज करके रखना, यहाँ तक कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। परफेक्ट है, ठीक है जी।